हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एंड दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है मिक्यूरेशन। ठीक है, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नीट एग्जाम्स में। लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, GGA, and टू अ सर्टेन एक्सटेंट दी हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो किडनी का जो भी फंक्शन है, हमने जो है इतने लेक्चर में हमने किडनी का फंक्शन पढ़ा, स्पेशली नेफ्रॉन का। तो ये सारा जो काम है वो रेगुलेट कौन करता है, यहाँ पे बॉडी में रेगुलेट होता है ये चीज हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, और ये जो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है ये इन्वॉल्व करता है किसको, हाइपोथैलेमस को, जीजीए जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है, और हार्ट को। तो ये सारी तीनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। Hormonal feedback is the mechanism by which hormones regulate their own secretion to maintain internal balance। तो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म कुछ नहीं है, यहाँ पे जो हॉर्मोन्स है वो अपने ही सिक्रीशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि इंटरनल बैलेंस बना रहे। अब इसमें आपको एक जो है निगेटिव फीडबैक देखने को मिलेगा, एक जो है पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा। निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस होता है, ठीक है, स्टिमुलाई आता है, उत्तेजना आती है, फिर वहां से जो है हार्मोन रिलीज होती है। फिर वो हार्मोन रिलीज करके जो भी स्टिमुलस वहां पे है उसको शांत करेगी, ठीक है, वहां पे इफेक्टिव होगी। फिर जब सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगी तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ हार्मोन रिलीज। तो जो भी हार्मोन वहां पे रिलीज हो रहा था उसका इनहिबिशन वहां पे हो जाएगा, हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक, कि पहले स्टिमुलस आया, हार्मोन रिलीज हुआ, जो भी स्टिमुलस था वो शांत हो गया, वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये जो हार्मोन है वो भी सिक्रीट होना बंद हो गया। ठीक है, सो दैट इज निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस आने के बाद हार्मोन रिलीज हुआ वहां पे, फिर वो हार्मोन जो है अपना इफेक्ट दिखाएगा। और जब तक कि वो जो इवेंट है वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो हार्मोन जो है और ज्यादा रिलीज होता रहता है। तो यहाँ पे जो है हॉर्मोन्स के एग्जांपल जब हम हार्मोन वाले चैप्टर में पहुंचेंगे तब हम वहां पे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप जो है इतना अंतर याद रखिए निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम किडनी फंक्शन का रेगुलेशन जो है हम पढ़ेंगे, जिसमें हाइपोथैलेमस, जीजीए एंड हार्ट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले है यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में। Osmoreceptors in the body are activated by changes in blood volume, body fluid volume, and ionic concentration. An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulates the hypothalamus। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में। और उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑस्मो रिसेप्टर्स कह रहे हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स किसको कह रहे हैं, ऐसे रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि हाइपोथैलेमस में उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसको हम ऑस्मो रिसेप्टर्स कह रहे हैं। और ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, कब एक्टिवेट होते हैं, बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो आपका
ब्लड वॉल्यूम है उसमें अगर कोई चेंज होता है तभी ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। और अगर यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन मतलब कि ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या हमने बताया था पिछली क्लास में, कंसंट्रेशन, ठीक है, कि कितना जो है वहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वहां पे जो है रेशियो है, कितना सॉल्यूट वहां पे प्रेजेंट है ब्लड में, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा भी अगर चेंजेस होता है, थोड़ा भी बदलाव होता है, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिवेट होकर के क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, तो जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, कैसे हो रहा है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। अगर वहां पे बॉडी फ्लूइड का बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर वहां पे एक्सेसिव लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपको वहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलैरिटी, मतलब कि जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। कैसे, अब देखो, जो भी फ्लूइड जो हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है वो ब्लड में ही फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसी में वाटर भी प्रेजेंट है। अब यहाँ से जो भी यूरिन आप एक्सक्रीट आउट करते हो बॉडी से, वो कहाँ, वो वाटर कहाँ से आप जो है, वाटर हो गया या जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो ब्लड से ही तो क्या किया जाता है, फिल्टर आउट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो रहा है। अब इसका मतलब कि ब्लड से बहुत ज्यादा यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें से अगर आप सॉल्वेंट को निकाल दो तो ये अंदर का जो भी सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, या फिर हाई ऑस्मोलैरिटी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड मतलब कि डिहाइड्रेशन, इसका मतलब कि यहाँ पे जो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये चीज क्या करती है, एक्टिवेट करती है ऑस्मो रिसेप्टर्स को, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिग्नल भेजेगा न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं। जब हम हॉर्मोन्स में हॉर्मोन्स वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, तब हम वहां पे देखेंगे हाइपोथैलेमस क्या है, पिट्यूटरी का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, सिग्नल भेजता है, और वहां से फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, ठीक है, इन शॉर्ट, और वेसोप्रेसिन हार्मोन को वहां से सिक्रीट किया जाता है। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का क्या काम है यहाँ पे, देखो, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन हार्मोन है, ये क्या करता है, फैसिलिटेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन है, वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है, ये क्या करता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, यहाँ पे अलाव करता है, फेवर करता है, ठीक है। जो भी हमारे पास क्या होते हैं, जो भी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स हैं, स्पेशली कौन कौन, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, तो वहां पे जो वाटर की परमिएबिलिटी होती है, ठीक है, डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में, वहां पे वाटर की परमिएबिलिटी को ये और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और वाटर रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, फेवर करता है, कौन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करता है, प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, ये डायूरेसिस से बचाता है। डायूरेसिस क्या है, इसको हम अभी देखेंगे, पहले हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड from the body can activate these receptors which stimulates the hypothalamus to release antidiuretic hormone ADH और vasopressin from the neurohypophysis, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, नॉट ब्लड लॉस, बॉडी फ्लूइड लॉस, ठीक है, उसकी वजह से हाइपोथैलेमस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एडीएच हार्मोन सिक्रीट करने के लिए सिग्नल भेजता है। ADH facilitates the water reabsorption, ठीक है, फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स। लेटर पार्ट्स कौन कौन आ जाते हैं भाई, वहां पे आपका डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, तो वहां पे जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को फेवर करता है, कौन, एडीएच, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। अब डायूरेसिस क्या है, हम इसको देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डायूरेसिस क्या है, तो डायूरेसिस कुछ नहीं है, अगर आपके यूरिन के थ्रू बहुत ज्यादा जब वाटर लॉस होने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायूरेसिस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो डायूरेसिस क्या हो जाएगा, इट इज द इंक्रीज्ड फॉर्मेशन एंड आउटपुट ऑफ यूरिन ड्यू टू द रिड्यूस्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनीज। अब देखो, यूरिन में, आपका जो यूरिन है उसमें बहुत ज्यादा वाटर लॉस कब होगा,
वाटर लॉस कब होगा? जब वहाँ पे जो भी आपके नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, डीसीटी हो गया, आपका कलेक्टिंग डक्ट हो गया, उसमें अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाए तभी जो है यूरिन में बहुत ज्यादा यहाँ पे वाटर लॉस होगा। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डायूरेसिस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को क्या बोलता है कि आप जो है वाटर को रीएब्जॉर्ब करो, ठीक है, वहां पे उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये क्या करता है? डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब क्या है यहाँ पे? इंक्रीज्ड वाटर रीअब्जॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज्ड यूरिन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेटेड यूरिन। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जब एडीएच रहेगा, ये हम एडीएच की बात कर रहे हैं, हार्मोन, ठीक है। एडीएच हार्मोन जब बॉडी में आपका प्रेजेंट रहेगा तब फिर क्या हो जाएगा? वाटर जो है ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा। अब वाटर ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो गया तो जो यूरिन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और यूरिन से वाटर जो है, वाटर निकाल देंगे आप, तो वहां पे जो है कंसंट्रेटेड यूरिन बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायूरेसिस इज प्रिवेंटेड। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये हो गया हाइपोथैलेमस का काम। अब देखो, इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback. अब देखो क्या हो रहा था वहां पे। अब अगर यहाँ पे क्या हो, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो, क्या हो? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो तो क्या होता है? ऑस्मो रिसेप्टर्स, जो हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी को सिग्नल भेजना बंद कर देता है कि भाई आप एडीएच हार्मोन सिक्रीट करो, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस नहीं होगी तो यहाँ पे एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड, मतलब कि अब जो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसका अब रिलीज जो हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। तब फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस इज रीस्टोर्ड। तो इसी को ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? निगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या कंडीशन हो रहा था कि आपका जो है एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो रहा था, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा था, ठीक है। उसके हिसाब से बॉडी ने एक्शन लिया कि हाँ भाई एंटी डायरेटिक हार्मोन को आप सिक्रीट रिलीज करो ताकि वो वाटर परमिबिलिटी को इंक्रीज करे डीसीटी और कलेक्टिव में, फिर उसके बाद आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। जैसे ही आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन हट जाएगा, जैसे ही आपका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा? यहाँ पे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में थे वो स्विच ऑफ हो जाएंगे, फिर वहां पे एडीएच का कोई रिलीज नहीं होगा, और आपका जो नॉर्मल बॉडी है वो बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही जो भी दिक्कतें थी, ठीक है, जब वो हटी, वैसे ही हार्मोन का यहाँ पे सिक्रीशन क्या हो गया? बंद हो गया। तो इसी को क्या बोला जा रहा है? निगेटिव फीडबैक बोला जा रहा है। यहाँ पे आपके सिंपल यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो हार्मोन फीडबैक है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलो, एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स constrictory effects on blood vessels. This causes an increase in blood pressure, and increases in blood pressure can इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर। अब देखो, ये जो एडीएच हमने हार्मोन वहां पे पढ़ा, वैसोप्रेसिन हार्मोन हमने पढ़ा, तो इसका जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टरी एक्शन भी होता है, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टरी का मतलब क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? दबाना, ठीक है। और वैसो का मतलब यहाँ पे है ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स जो है उनको क्या करता है? नैरो कर देता है, उनका जो ल्यूमन होता है उसको। जैसे कि अगर यहाँ पे ये क्या है? ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसका जो यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है, इसको वो क्या कर देगा? ऐसे इस तरह से नैरो कर देगा, उसको छोटा कर देगा, उसको दबा देगा, ठीक है। तो वॉसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ही क्या है? कॉजेस कंस्ट्रिक्शन टू ब्लड वेसल्स, मतलब कि नैरो दी ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स का यहाँ पे जो ल्यूमन होता है उसको ही वो क्या कर देता है? नैरो कर देता है, पतला कर देता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमें पता है कि ब्लड ऑलरेडी ऐसे ही क्या करती है? हाई प्रेशर से फ्लो होती है। इसमें आपने इसके मुंह को और क्या कर दिया? यहाँ पे पतला कर दिया। अब
आप इसके मुंह को और पतला कर दोगे तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर और क्या होगा, और बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही वॉसो कॉन्स्ट्रिक्टरी एक्शन करेगा कौन, एडीएच, वैसे ही यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे जीएफआर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जीएफआर मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो यहाँ पे अगर ये ब्लड प्रेशर, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, ब्लड प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। अब अगर वहां पे जो आपका जो ग्लोमेरुलर है, ये ठीक है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, अगर वहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पे ये जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एडीएच के ये जो दो इफेक्ट हैं इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जीजीए का, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में हमने यहाँ पे पेज नंबर 209 में आप दिया हुआ है। ठीक है। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप जो है इस वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये जो जीजीए है, ये क्या है, जीजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। A fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure or GFR can activate the GG cells to release renin, which converts angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and further to एंजियोटेंसिन 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जीजीए है तो यहाँ पे सिंपली कौन सा मैकेनिज्म होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता है। इसी को हम रास भी कहते हैं, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस मैकेनिज्म का नाम हो गया जिसको हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है, जैसे ही आपका जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसमें फॉल मतलब कि वो डिक्रीज होता है। ठीक है। मतलब कि फिल्ट्रेट वहां पे बहुत कम बन रहा है। अब इसका मतलब वहां पे ब्लड प्रेशर में क्या आ गई है, कमी आ गई है। ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो जीएफआर भी वहां पे कम होगा। ओके। तो इस तरह का कोई भी चेंजेस जैसे ही बॉडी डिटेक्ट करता है वैसे ही ये जो जीजी सेल्स होती हैं, ठीक है, जीजी सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो सेल्स हैं वो क्या होती है, स्टिमुलेट हो जाती हैं या एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये रिलीज करती हैं क्या, रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, यहाँ पे रेनिन एंजाइम, ये स्पेलिंग आपको याद रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट होता है ब्लड में, उसको वो कहाँ किस में चेंज करता है, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट बोल सकते हैं, एंजियोटेंसिन 1 में वो इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किसमें, ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, ब्लड में हो रही है। ठीक है। उसके बाद ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये एसीई के प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। ठीक है। ये कहाँ पे होता है, इन लंग्स कैपिलरीज, लंग्स के पास जो कैपिलरीज होती हैं ये वहां पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय द एंजाइम एसीई। एसीई का मतलब यहाँ पे क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है। लोकेशन ऑफ एसीई, तो ये एसीई आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलेगा, मेनली इन द एंडोथेलियम ऑफ लंग कैपिलरीज। तो लंग कैपिलरीज का जो ल्यूमेन, लंग कैपिलरीज की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, तो वहां पे जो एंडोथेलियम ऑफ लंग कैपिलरीज है वहां पे आपको ये एसीई एंजाइम देखने को मिलेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपका जीएफआर है उसमें चेंजेस आ रही है, उसमें कमी आ रही है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। फिर उसके बाद ये जो जीजी सेल्स हैं, ठीक है, जीजी सेल्स यहाँ पे होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके। तो ये जो जीजी सेल्स हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पे आपका जीजी सेल्स एक्टिव होती हैं और एक्टिवेट होकर के यहाँ पे रेनिन एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। ये रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में इन ब्लड में जो है कन्वर्ट करता है। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में जो है कन्वर्ट हो जाता है, किसके एंजाइम से, एसीई एंजाइम के हेल्प से। ठीक है। कहाँ पर, लंग्स कैपिलरीज में। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है
इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, angiotensin second being a powerful vasoconstrictor increases the glomerular blood pressure and thereby GFR। अब देखो ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये क्या है, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर। अब वेसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या है कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल को, ठीक है, उसका जो ल्यूमेन है उसको और नैरो कर देगा, पतला कर देगा। अब वहां पे अगर आप ल्यूमेन को, अगर आप पाइप को, जैसे ही आप अगर पानी अगर आप डालते हो गार्डन में, तो जब आप पाइप के मुंह को क्या करते हो, दबाते हो, ठीक है, तो वहां पे जो पानी का जो प्रेशर है वो और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी। ठीक है, एंजियोटेंसिन टेंसिन सेकंड जैसे ही आएगा वैसे ही ये ब्लड वेसल्स के जो, ये जो ब्लड वेसल जो पाइप है वो नैरो हो जाएगी, ठीक है, पतली हो जाएगी, और वहां पे आपका जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा। अगर ब्लड प्रेशर का इंक्रीमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, जीएफआर बैक टू दी नॉर्मल, वो फिर से जो है नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड चीज यहाँ पे क्या हो रही है, angiotensin second also activates the adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone causes reabsorption of sodium, iron and water from the distal part of the tubule। यहाँ पे angiotensin second है, इस ये क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो इमेज दिख रहा है ना, तो ये जो है ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर में वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, तो इसमें भी आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, जहां से एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। किसकी वजह से हो रहा है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से हो रहा है। अब ये एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट क्या है, ये जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, आयन एंड वाटर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहाँ पे, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स पे। ठीक है, स्पेशली जो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट है वहां पर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ऑल्सो इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। और ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये और दूसरा काम क्या करता है, ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और अगर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है मतलब कि जीएफआर भी वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो एंजियोटेंसिन है ये वासोकंस्ट्रिक्टर जो फंक्शन है, और यहाँ पे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या करता है, रीस्टोर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम एंड जीएफआर। ठीक है, क्यों एंजियोटेंसिन सेकंड यहाँ पे रिलीज ही क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जीएफआर में क्या आ रही थी, कमी हो गई थी, ब्लड प्रेशर कम हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए सारा मैकेनिज्म हुआ, एंजियोटेंसिन सेकंड को लेकर के आया गया, ये वासोकंस्ट्रिक्शन का काम किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को जो है यहाँ पे रिलीज करवाया, फिर ये जो है इतना सारा काम करने के बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो पाया। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो पाया, और आपका जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी नॉर्मल हो पाया। ठीक है, चलो, दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। ठीक है, ये चीज हमने देखी अभी। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ये किसके नाम से जाना जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, सेकेंड नाम है ये रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये भी आपको याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे साइड में आप एनसीईआरटी में लिख लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को ऐसे शॉर्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जीएफआर में फॉल, मतलब जीएफआर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, फिर उसके बाद वहां जेजी सेल से, ठीक है, यहाँ पे रेनिन जो है क्या हुआ, सिक्रीट हुआ, फिर उसके बाद रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर एसीए एंजाइम एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये वासोकंस्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करवाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारे काम की वजह से सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ जाता है। इसका मतलब आपका जो जीएफआर गिर रहा था, ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो गिर रहा था, वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो यही है क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे हार्ट के बारे में।
An increase in blood flow of the atria of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor ANF. Okay. ANF can cause vasodilation, dilation of blood vessels and thereby decreases the blood pressure. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हार्मोन है कौन, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ फैक्टर, ठीक है, ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, एट्रिया ऑफ हार्ट। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया ऑफ हार्ट से ये हार्मोन जो है क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, ओके। ये जो एएनएफ है इसका काम क्या होता है, ये जो एएनएफ है इसका अगर आप देखेंगे ब्लड वेसल्स पे इसका काम क्या होता है, तो ये वैसो डायलेशन का काम करता है। वैसो डायलेशन का मतलब ये क्या करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब कि वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल ना स्ट्रेचेबल होती हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स अगर इस तरह से हैं तो ये वाइडनिंग, मतलब कि इसका जो मुंह है, इसका जो डायमीटर है उसको वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, वाइड कर देगा, चौड़ा कर देगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये पतली पाइप है, इसमें ब्लड या कोई भी लिक्विड फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो है प्रेशर ज्यादा होगा। ओके। अब इसी यहीं पर ही इसी पाइप को आप थोड़ा सा क्या कर दोगे, यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा कर दोगे या बड़ा कर दोगे, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जब भी एएनएफ आएगा, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर आएगा, वो वैसो डायलेशन करेगा और वैसे ही यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड काम इसका क्या है, एक्शन ऑन किडनीज। तो एएनएफ क्या करता है, एएनएफ इंक्रीज करता है क्या, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है। तो एक्सक्रीशन मतलब कि आप बॉडी से उसको क्या करोगे, एक्सक्रीट आउट करोगे, बाहर करोगे। ठीक है, जो भी आपका यूरिन होगा जो फिल्ट्रेट होगा उसमें सोडियम आयन के एक्सक्रीशन को ये बढ़ाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन, इसको हम कहते हैं नेट्रीयूरेसिस। ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को इंक्रीज करता है, मतलब कि यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है यूरिन के थ्रू जो है पास हो जाएगा, और वाटर का जब इस तरह से लॉस होता है तो उसको हम डाईयूरेसिस कहते हैं। ठीक है। एंड दिस रिड्यूसेस ब्लड वेसल्स। अब देखो, नॉट ब्लड वेसल्स, ब्लड वॉल्यूम। तो ये क्या करता है, ब्लड ब्लड वॉल्यूम को कम करता है, रिड्यूस करता है। कैसे, अब देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एन एएनएफ है वो किडनी पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को फेवर कर रहा है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो आपका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए, बाहर आ जाए। और ये जो वाटर है वो कहाँ से लिया जाएगा, अल्टीमेटली ब्लड से ही तो लिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, कम कर देता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, आगे हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो एएनएफ है तो ये क्या करता है, वेसो डायलेशन करता है। वेसो डायलेशन करने का मतलब है, ओके, अभी हम यहाँ पे, चलो ये तो हमने ब्लड वेसल्स पे काम देख लिया और यहाँ पे जो है किडनी में कुछ फंक्शन देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं जीएफआर के बारे में, कि ये जो एएनएफ है वो जीएफआर पे क्या अपना इफेक्ट डालता है। ठीक है। तो देखो वेसो डायलेशन हुआ, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एएनएफ की वजह से आपका जो जीएफआर है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, जीएफआर इंक्रीज होता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे तो जो है आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और हमें पता है कि जो जीएफआर है वो ब्लड प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तभी आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, जीएफआर ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है हम उसको देखते हैं। ये एएनएफ आया, ये वेसो डायलेशन किया, वेसो डायलेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो भी ब्लड वेसल है उसको वाइड किया, चौड़ा किया। ठीक है। तो क्या हुआ, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। तो यहाँ पे क्या होता है, रीनल का मतलब जो किडनी में जो ब्लड फ्लो जो जा रहा है, तो आपने उसको वाइड कर दिया। ठीक है। पहले पतली थी, अब आपने उसको वाइड कर दिया, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर होता है उसमें हमने देखा देखा है कि वहां पे एफरेंट एट्रियोल होता है, इफरेंट एट्रियोल होता है, इस तरह से। ठीक है।
इस तरह से ये एफरेंट एट्रियोल होता है, ये इफरेंट एट्रियोल होता है, ये ब्लड को लेकर के आता है। तो यहाँ पे वासोडाइलेशन का मतलब इसको ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब अगर रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे, ये जो टफ टफ कैपिलरीज है ना, वहां पे ये जो एफरेंट एट्रियोल है, यहाँ का जो ब्लड वेसल है वो क्या होता है, यहाँ पे चौड़ा होता है। तो यहाँ पे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा से ज्यादा आने लगेगा, मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ये जो कैपिलरीज है यहाँ पर, तो ये जो जीएफआर है ये भी यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज जीएफआर। अब अगर जीएफआर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे मोर फिल्ट्रेशन फॉर्म, फिल्ट्रेट फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट जो का फॉर्मेशन होगा, और जो भी एक्सेसिव फ्लूइड होगा, ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड हो गया उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, चलो आगे हम देखते हैं। तो जैसे ही इंक्रीज ब्लड फ्लो या फिर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, तो जैसे ही बॉडी को ये सूचना मिलती है, मैसेज मिलता है कि आपका जो है ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो चुका है, तो वैसे ही सारा का सारा ब्लड पंप किसके थ्रू किया जाता है, यहाँ पे एट्रियल वॉल्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है, जो हार्ट है उसके थ्रू किया जाता है। तो जैसे ही ये जो ब्लड वॉल्यूम जो है एट्रिया में जाती है, तो यहाँ पे एट्रियल वॉल्स डिटेक्ट कर लेती हैं कि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो करती हैं, स्ट्रेच करती हैं एट्रियल वॉल्स। फिर उसके बाद इट स्टिमुलेट्स द एट्रिया टू रिलीज एएनएफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये जो वॉल्स जो स्ट्रेच हो रही हैं वो एट्रिया को स्टिमुलेट करती हैं कि वो एएनएफ क्या करे, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर को क्या करे, रिलीज करे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एएनएफ है वो रेनिन का जो रिलीज है, ठीक है, जेजी सेल से जो रेनिन का जो रिलीज है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। thus it opposes or act as a check on the renin angiotensin aldosterone system RAAS, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ANF mechanism therefore act as a check on the renin angiotensin mechanism। अब देखो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का यहाँ पे जो है आपका स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, आपका जब जीएफआर या फिर ब्लड प्रेशर जब कम हो जा रहा है। तो इस रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में आप पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पे लगा रहे हो, आपका जो ब्लड प्रेशर है और जीएफआर है उसको इंक्रीज करने में लगा रहे हो, जो ब्लड वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करने में लगा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आप ब्लड ब्लड वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हार्ट को पता चलता है कि यहाँ पे जो है ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है जरूरत से ज्यादा, वैसे ही वो एएनएफ को क्या करता है, यहाँ पे सिक्रीट करता है, और एएनएफ को सिक्रीट करके ये रेनिन को क्या करता है, ये जो एएनएफ है वो रेनिन का जो रिलीज हो रहा है उसको इनहिबिट करता है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर है ये क्या करता है, चेक करता है किसको, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को या फिर इस मैकेनिज्म को। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं मिक्यूरेशन की। तो यहाँ पे इसको ये जो मिक्यूरेशन है ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ यूरिन रिलीज। तो जो भी आप यहाँ पे यूरिन रिलीज करते हो, मूत्र उत्सर्जन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्यूरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें द न्यूरल मैकेनिज्म कंट्रोलिंग इट, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको न्यूरल मैकेनिज्म क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको हम कहते हैं मिक्यूरेशन रिफ्लेक्स। अब ये चीज कैसे होती है उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। यूरिन formed by nephrons is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system। तो देखो यूरिन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, नेफ्रॉन में, ठीक है। जो भी फिल्ट्रेट जो बन करके आता है, जो भी फिल्ट्रेट जो उस ट्यूब्यूल में, नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें जो फिल्ट्रेट होता है वही तो क्या होता है, यूरिन होता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, नेफ्रॉन में हो रहा है। फिर उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर where it is stored till a voluntary signal given by central nervous system। तो यहाँ पे ये जो है
यहाँ पे ये जो यूरिन है ये स्टोर्ड रहता है, इस तरह से जमा हुआ रहता है, और तब तक ये यहाँ पे जमा हुआ रहता है जब तक कि इसको सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंटरी सिग्नल ना मिल जाए। ठीक है, अब ये वॉलेंटरी सिग्नल इसको मिलेगा कैसे, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। This signal is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with the urine. तो देखो ये जो पूरा का पूरा सिग्नल है इसका इनिशिएशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो भी यूरिन है वो नेफ्रॉन से आकर के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, और जैसे ही ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हाफ फिल्ड होता है, आधा जैसे ही वो भर जाता है, वैसे ही इसके जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की जो दीवार होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रेच होती हैं। और ये जो ब्लैडर की जो दीवार है, वॉल है, इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर इन ब्लैडर wall get activated and send signals to the central nervous system। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं ब्लैडर के वॉल्स में वो एक्टिव हो जाती हैं और सिग्नल भेजती हैं किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ओके, नाउ यहाँ पे हम पढ़ते हैं, this signal is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with the urine. In response, the stretch receptors on the walls of the bladder send signals to the central nervous system. The CNS passes on motor message to initiate the contraction of smooth muscles and bladder, and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, जैसे ही स्टेप रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजेंगे कि यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है वो जो है हाफ फिल्ड हो चुका है अभी तक। ठीक है, फिर ये जो सीएनएस है वो मोटार सिग्नल भेजेगा। ठीक है, मोटार सिग्नल भेजेगा, और क्या वहां पे क्या एक्शन लिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर। तो यहाँ पे ये जो ब्लैडर में क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती हैं, और ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको जो है दबाया जाएगा, आप ये इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है जहां से आपकी बॉडी से जो यूरिन पास होती है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा, और इन रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा? आपका रिलीज ऑफ यूरिन। ठीक है, दिस रिजल्ट द रिलीज ऑफ यूरिन। ठीक है, तो हो क्या रहा है? जो भी आपका यूरिन है वो जो है नेफ्रॉन से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजता है कि हम यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आधा भर चुका है। फिर ये जो सीएनएस है ये मोटार मैसेज यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, फिर वहां पे जब आप जब आप यूरिन पास करने जाते हो तब फिर वहां पे होता है इस ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका जो स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स यानी कि जो इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं वो। ठीक है, और वहीं पर ही होता है आपका यूरेथ्रा का रिलैक्सेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि स्मूथ मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं। ठीक है, कब? जब आप यूरिन पास कर रहे होते हो तब। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट point। Okay, now the process of release of urine is called micturition। Okay, हमने पढ़ा। And the neural mechanism causing it is called the micturition reflex। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An adult human excretes on an average 1 to 1.5 liters of the urine per day। तो एक अडल्ट जो है एक दिन में 1 से 1.5 लीटर जो है यूरिन वो क्या करता है? पास करता है। ठीक है, excrete करता है। The urine formed is a light yellow colored watery fluid which is slightly acidic, pH is 6, and has a characteristic odor। On an average 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीट आउट पर डे। तो यूरिन का अगर आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो ये कैसा होता है? लाइट येलो इन कलर। ठीक है, वाटरी फ्लूइड, मतलब कि वो फ्लूइड ही होता है, वाटर वहां पे प्रेजेंट होता है। स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका पीएच जो है 6 होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पिछले नीट पीवाईक्यूज में पूछा भी गया है। हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और इसमें जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी होती है। ओके,
केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ऑन एन एवरेज पर डे जो यूरिन है, यूरिन में जो है आपका 25 टू 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो है एक्सक्रीट आउट एक अडल्ट जो है करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये आपको याद होना चाहिए कि पर डे जो है 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है बॉडी से बाहर किया जाता है। Now, various conditions can affect the characteristic of urine. Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders and as well as malfunctioning of the kidney. तो यहाँ पे जब आप यूरिन का एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, अगर आप यूरिन का एनालिसिस कर रहे हो तो ये जो है अगर आप में अग, यूरिन का एनालिसिस करके ये पता लगाया जा सकता है कि कोई आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर आपका जो किडनी है वो मेल फंक्शन तो नहीं कर रहा है, मतलब वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो है पता लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, presence of the glucose, glycosuria, and ketone bodies, ketonuria in the urine are indicative of diabetes mellitus. ठीक है, तो जैसे अगर कोई यूरिन एनालिसिस करने को देता है, ठीक है, और उनके यूरिन में क्या मिलता है, ग्लूकोज। अगर यूरिन में ग्लूकोज का होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसीरिया। ठीक है, इसका मतलब उस आदमी को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस डिजीज है। इसी तरह से यहाँ पे जो है अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज मिलती हैं, ठीक है, तो उसको हम कीटोनूरिया, उस कंडीशन को कीटोनूरिया कहते हैं। ये भी इंडिकेट करता है किसको, डायबिटीज मेलाइटस को। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर ग्लाइकोसूरिया या कीटोनूरिया हो, वो किसको इंडिकेट करता है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में यहाँ पे जो है ये जो है टाइप 1 एंड टाइप दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइप 1 होता है उसमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो है ऑटो इम्यून होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये जो टाइप 1 है वो। और टाइप 2 जो डिसीज है, डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। वहां पे इंसुलिन होता तो है लेकिन वो कुछ खास काम करता है नहीं। ओके, तो डायबिटीज के बारे में हम बहुत अच्छे से, जब हम इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से जो है इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अभी तो आप बस ये याद रखिए कि ये जो ग्लाइकोसीरियन कीटोनूरिया है वो डायबिटीज मेलाइटिस का क्या है, इंडिकेशन होता है। ठीक है, स्पेशली ये जो ग्लाइकोसूरिया है वो, ये जो कीटोनूरिया है वो टाइप 1 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन टाइप 2 में वो जो है नहीं देखने को मिलता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में। ओके, तो ये हो गया आपका यूरिन का कंपोजिशन एंड ओके। तो मिक्यूरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ किडनीज फंक्शन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।